हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल बायो से रिलेटेड अबाउट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स गेट थिकन्ड एट सर्टेन रीजन्स विच आर कॉल्ड। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो कुछ रीजन्स पे क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सो द ऑप्शंस आर डेस्मोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, टर्मिनल बार्स, सेकेंडरी वॉल। तो इस टाइप की जो सर्टेन रीजन्स होते हैं, थिकंड होते हैं जो, इनको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, डेस्मोसोम्स बोला जाता है। एनिमल सेल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए डेस्मोसोम्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है कि जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं ये इन डेस्मोसोम्स की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ओके, और अगर बात करें प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल के अंदर क्या मिलते हैं हमें? प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा फंक्शन वही होता है उनका भी, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सो हियर द आंसर विल बी डेस्मोसोम्स। पेरोक्सिसोम्स जो दे रखा है ये क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम्स दीज आर एक्चुअली माइक्रो बॉडीज़, जहाँ पे पेरोक्सिसोम्स के दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ कि ये H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और सेकंड इज़ कि इसमें ग्लाइकोलेट साइकिल है जो चलता है, जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलेट साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड हैज़। कि फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है उसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो कैसा होता है? सो इट हैज़ एफिनिटी फॉर वाटर, नॉन एफिनिटी फॉर वाटर, एफिनिटी फॉर मेटाबोलाइट्स एंड नॉन एफिनिटी फॉर मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे मेटाबोलाइट्स का तो कोई केस नहीं है। तो वाटर के लिए या तो एफिनिटी होती है या उनके अंदर मतलब या तो अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ या फिर रिपेलेंट होते हैं। सो हाइड्रोफोबिक की बात हो रही है तो ये कैसे होते हैं? नॉन एफिनिटी शो करते हैं वाटर के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इनका जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है इसमें जो इनका हेड वाला जो रीजन होता है जो कि ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है। हाइड्रोफोबिक जो हेड होते हैं, सॉरी हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल रीजन जो होता है वो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, सो कैसे होते हैं ये? वाटर के लिए नॉन एफिनिटी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इन। कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट, अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये या तो ये लिपिड बाउंड हो सकते हैं, लिपिड से बाउंड होते हैं, या फिर ये प्रोटीन से बाउंड हो सकते हैं। तो जब ये लिपिड से बाउंड होते हैं तो इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, और जब ये प्रोटीन बाउंड होते हैं तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, जो सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट का काम किसका होता है? जो साइटोस्केलेटन होता है और जो ECM होता है, दैट इज़ ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका काम क्या होता है? अटैचमेंट का होता है। और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो ट्रांसपोर्ट कौन करवाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो हियर द आंसर विल बी सी, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर। कि सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? सो एज आई टोल्ड यू, ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाते हैं? प्रोटीन्स करवाते हैं। ओके, सो प्रोटीन्स आर द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेनली मेंटेन्ड बाय। कि जो मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन से अट्रैक्शन से मेंटेन होती है? ऑप्शंस आर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस, हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शंस, वॉन डेर वाल फोर्सेस और आयोनिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसकी जो लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है इनके बीच में, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो बाइलेयर की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। सो हियर द आंसर विल बी बी, ए हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस। ठीक है, जो कि फैटी एसिड्स की जो चेन्स होती हैं इनके बीच में हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि बाइलेयर की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइपनिंग फ्रूट्स सॉफ्टन्स ड्यू टू, कि जो फ्रूट्स के अंदर जो राइपनिंग होती है जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं सॉफ्ट। ऑप्शंस दे रखे हैं, जेली फॉर्मेशन एट एसिडिक पीएच, सोल्यूबिलाइजेशन ऑफ पैक्टेट ऑफ मिडिल लैमेला, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैक्टेट इन मिडिल लैमेला। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स की जो राइपनिंग होती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो मिडिल लैमेला के अंदर जो पैक्टेट या जो पैक्टीन प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला क्या होती है एक्चुअली, प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। और इन दोनों सेल वॉल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, ये जो मिडिल लैमेला है ये प्रेजेंट होता है, ओके। इन दोनों के बीच में जो कि किसकी बनी हुई होती है, पैक्टेन की बनी हुई होती है, दोनों सेल वॉल को कनेक्ट करने का काम करती है। तो जो फ्रूट की जो राइपनिंग होती है तो कुछ एंजाइम की वजह से क्या होता है, इसकी जो पैक्टीन होती है वो डिज़ोल्व होने लगती है, जिस वजह से ये जो सेल वॉल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी सोल्यूबिलाइजेशन ऑफ पैक्टेट ऑफ मिडिल लैमेला। इसीलिए आपने देखा हो कि जब कोई फ्रूट है वो जब अनराइप कंडीशन में होता है तो वो बहुत हार्ड होता है, बट जैसे जैसे वो राइप होने लगता है तो वो सॉफ्ट होता जाता है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द dissolve of pectin of middle lamella. Now the next question is, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स escape of sodium and potassium too, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम और पोटेशियम को मतलब फ्रीली मूवमेंट क्यों नहीं करने देती है सेल के अंदर और बाहर। ऑप्शंस आर, कॉजेज डिसरप्शन इन नेबरिंग सेल्स थ्रू डेस्मोसोम्स, मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, मेंटेन सेल शेप, ऑल ऑफ द अबव। So here the answer will be option B, maintain electrostatic neutrality of the cell। क्या मतलब होता है इसका, सेल के अंदर इन नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, सेल के अंदर की तरफ सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो लो रखती है सेल, और पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो हाई रखती है, ओके। और ये मैनेज कैसे होता है, तो इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये सिर्फ एनिमल सेल में वर्क करते हैं, प्लांट सेल और जो बैक्टीरियल सेल होती है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लो रखी जाती है, बाहर इसकी कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है सोडियम की, ओके। तो इसके लिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है, 3 सोडियम आयन्स को बाहर की तरफ पंप करता है, जबकि 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर की तरफ मूव करवाता है, ओके। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है, जिससे ये अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेंटेन रखती है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बायो मेम्ब्रेन्स आर, की जो बायो मेम्ब्रेन्स है वो कैसी होती है, क्वाड्रीलैमिनर, ट्राईलैमिनर, बाईलैमिनर, यूनिलैमिनर। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि ये कैसी होती हैं, ट्राईलैमिनर स्ट्रक्चर की होती है, जिसके अंदर बाहर प्रोटीन की लेयर होती है, आउटर और इनर फेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। सो इट इज़ अ ट्राईलैमिनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़, कि लाइफ का जो फिजिकल बेसिस है वो क्या होता है, ऑफकोर्स सेल होती है, ठीक है, क्योंकि एक सेल के अंदर ही जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। इवन एक सिंगल सेल भी जो है अपनी एक पूरी लाइफ है वो चला सकती है, जैसे कि इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपके अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है, तो वो अपने एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दी थी, स्क्यूल्स, सटन एंड बोवेरी, वॉन मोहेल और परकिंजे। तो इनमें से जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है ये आपके परकिंजे और वॉन मोहेल दोनों ने दी थी, ठीक है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो किसने दिया था ये टर्म, वॉन मोहेल और परकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो याद रखना है कि थ्योरी तो दी थी मैक्स स्क्यूल्स ने, और जो टर्म दी थी वो वॉन मोहेल और परकिंजे ने दी थी, ठीक है। थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्स स्क्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रोटोप्लाज्म इज़, की जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आर सॉल्वेंट, कोलोइडल फ्लूइड, कोलोइडल लिक्विड, सॉल्यूशन या हार्ड मटेरियल। सो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये आपके कोलोइडल स्टेट में मिलता है। व्हाट इज़ कोलोइडल, कोलोइडल वो स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी जो आपकी लिक्विड होता है वो ना तो फुल्ली लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही वो
फुल्ली सॉलिड फॉर्म में होता है, इट इज़ अ जेल लाइक कॉम्पोजिशन। तो जो जो प्रोटोप्लाज्म होता है या सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कोलोइडल फॉर्म में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरचेंज ऑफ प्लाज्मोसोल एंड प्लाज्मा जेल इज़, कि प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल का एक दूसरे में जो इंटरचेंज होता है ये किस टाइप का चेंज है? इज बायोकेमिकल फिनोमिनन, फिजियो बायोकेमिकल फिनोमिनन, केमिकल और फिजिकल। सो इट इज़ अ फिजियो बायोकेमिकल फिनोमिनन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दो जो आपके जो प्रोटोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म होता है वो या तो सोल फेज में रह सकता है या फिर जेल फेज में रह सकता है, और ये दोनों जो फेजेस हैं ये एक दूसरे में क्या होती हैं? इंटरचेंज होती रहती है। सोल वाली जो फॉर्म होती है ये क्या होती है? मोर लिक्विड होती है, ठीक है, मोर लिक्विड होती है। और जेल वाली फॉर्म में ये क्या होता है? थोड़ा सा विस्कस होता है ना, विस्कस फॉर्म में रहता है, मतलब थोड़ी सी सॉलिड होती है। तो यहाँ पे सोल वाली फॉर्म में सोलवेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होते हैं, और जेल वाली फॉर्म में जो है सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो इट इज़ अ फिजियो बायोकेमिकल फिनोमिनन। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ऑप्शंस आर ग्रेन्युलर थ्योरी, रेटिकुलर थ्योरी, एल्वियोलर थ्योरी, कोलोइडल थ्योरी। सो अभी मैंने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? इट इज़ ऑफ कोलोइडल नेचर। सो कोलोइडल थ्योरी है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलोइडल थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय, की जो कोलोइडल थ्योरी है वो किसने दी थी? ऑप्शंस आर ए फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग, स्लाइडेन एंड फिशर, हार्डी एंड विल्सन। सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय फिशर, हार्डी एंड विल्सन, ठीक है। स्लाइडेन और श्वान ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। सो हियर द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इज़, कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? सो इन जनरल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल माना जाता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम, तो इनमें जो प्लास्टिड होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड इन, कि जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है वो किस में मिलता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल साइटोप्लाज्म। सो जो एंथोसाइनिन होता है ये प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल मिलता है, और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जिनमें मतलब ऐसे प्लास्टिड जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट क्या है? कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, ऑटोनोमस बॉडी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है? इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो क्या होता है कि खुद का डीएनए और आरएनए इसके पास प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं खुद के जो कि 70S टाइप के होते हैं। तो ये क्या कर सकता है? खुद के कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स बना सकता है, बट सारे प्रोटीन और एंजाइम्स जो है वो खुद नहीं बना सकता। कुछ प्रोटीन और एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लियस में ही बनते हैं। सो इसको न्यूक्लियस पे भी डिपेंड रहना पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली न्यूक्लियस पे डिपेंड हो। सो इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलरलेस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट का जो कलरलेस पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे कॉइन के स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसको थाइलेकोइड बोला जाता है, थाइलेकोइड, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो होती है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर नोन एज, कि जो फैट कंटेनिंग प्लास्टिड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको हम बोलते हैं इलायोप्लास्ट, ठीक है, जो कि लिपिड फैट या फिर ऑयल को स्टोर करते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो कलर्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और दूसरे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो जो कलर्ड वाले होते हैं
इनमें तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से अलग अलग होते हैं। और जो कलरलेस होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए होते हैं ये, स्टोरेज। तो कलर्ड वाले में क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। और रोडोप्लास्ट कैसे कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक है। और फियोप्लास्ट होता है एक, जो कि ब्राउन पिगमेंट की वजह से ब्राउन कलर का होता है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल ए और बी। रोडोप्लास्ट में फाइकोबिलिन होता है, वो प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है। और फियोप्लास्ट जो होते हैं ये फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से ब्राउन कलर के होते हैं, ओके। क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है इनको, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब जो सेकंड टाइप के जो होते हैं, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, इनको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, इनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें फर्स्ट वन कौन से हो सकते हैं, फैट स्टोरिंग हो सकते हैं, फैट, ऑयल या लिपिड, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोटीन स्टोरिंग हो सकते हैं, जिनको आपके बोला जाता है एल्यूरोनोप्लास्ट, एल्यूरेनोप्लास्ट, ठीक है। और थर्ड जो होते हैं जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ये जो आपके सीड के जो कोटिलीडन होते हैं या जो एंडोस्पर्म होता है उसमें एमाइलोप्लास्ट ज़्यादा मिलते हैं, ओके। सो ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के हो गए, इलायोप्लास्ट, फैट स्टोरिंग, एल्यूरोनोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोरिंग एंड एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोरिंग। सो अभी क्लियर है कि जो फैट स्टोरिंग जो होते हैं उनको इलायोप्लास्ट बोला जाता है, एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टार्च स्टोरिंग होते हैं, ओके। और जो फियोप्लास्ट होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ग्रेना, कि क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना वाला पार्ट होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है। सो ग्रेना वाला पार्ट में अभी हमने देखा था, ये सपोज क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें जो तरीके से थाइलेकोइड के स्टैक्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। सो यहाँ पे लाइट रिएक्शन है वो होती है। सो हिल रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। सो ग्रेना वाले पार्ट में कौन सी रिएक्शन होती है आपके, हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन होती है। सो हियर द आंसर विल बी बी, हिल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा इज, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबुलेज डी कार्बोक्सिलेज फॉस्फेटेज एंजाइम ये प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ये वर्ल्ड में। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा है, RUDP या फिर इसको RUBP भी बोल सकते हैं हम, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल्स आर फाउंड इन, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन, कौन सा एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं होता है, दैट इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टी में होता है, ठीक है। बाकी के जितने भी जो एंजाइम्स है क्रैब साइकिल के वो सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टल आर द सेंटर सोल, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शंस आर डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या होती है। सो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज़ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोलते हैं हम। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम ETS चेन या ETS साइकिल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है। सो ऑक्सीजन इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS। ओके, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, वो यहाँ पे होती है क्रिस्टी में। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑर्गेनली इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट, कि ETS जो सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल। सो इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो क्रिस्टी होती है, वहाँ पे ETS साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइटोकॉन्ड्रियल DNA वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है ये चीज़ किसने बताई थी। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नास एंड नास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज इज इन, कि गोल्गी बॉडीज़ का मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। रूट कैप, रूट एपिक्स, क्लिप्ट्रोजन, नन ऑफ द अबव। सो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो होते हैं रूट एपिक्स के अंदर, बिकॉज दीज आर द डिवाइडिंग रीजन ऑफ ए प्लांट। ओके, सो यहाँ पे प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का लाइक सिंथेसिस में हेल्प करना और उसका स्टोरेज करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना। सो रूट की जो एपिक्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटीन्स की। सो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज़, कि गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शंस आर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो वैसे तो इनका मेन फंक्शन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जिसमें ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, इनको स्टोर कर रखते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। बट कुछ हद तक ये है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, वैसे मेन फंक्शन किसका होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ER का होता है ना, RER एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, कि जो साइटोस्केलेटन है वो किसका बना होता है। तो आपकी जो ER होती है ये साइटोस्केलेटन बनाने में इन्वॉल्व होती है, बाकी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शंस आर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ लाइसोसोम। सो मेन जो फंक्शन होता है वो तो प्रोटीन का होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि RER का होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल और जो स्टेरॉइड है ये इसका सिंथेसिस कौन करता है, जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, जबकि RER जो होती है वो मेनली क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। सो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी है और ये भी है, बट स्मूथ की बात करी जाएगी जब तो कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम प्रेजेंट इन राइबोसोम इज, कि राइबोसोम में कौन सा एंजाइम इनमें से प्रेजेंट होता है। सो राइबोसोम पे आपके पेप्टाइड ट्रांसफेरेज है ये प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो न्यू अमाइनो एसिड आते हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, ऑफ कोर्स प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था। तो आपके जो डी डुवे है इन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। फंक्शन क्या होता है इनका, इनके अंदर लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, लाइटिक एंजाइम जो कि एसिडिक pH पे वर्क करते हैं और डाइजेशन का काम करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम कंटेन, कि लाइसोसोम में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि मोर देन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसिडिक pH पे काम करते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड इन, कि जो राइबोसोमल RNA है उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है। सो इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। ओके, सो यहाँ पे हमने अबाउट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।